सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आगाज़ में आज भी हम समंदरी तूफ़ान की बात करेंगे। तो जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि जो बैर अरब में हवा का कम दबाव है वो अब तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस समंदरी तूफ़ान को बरपर जॉय का नाम दिया गया, जो कि कैटेगरी 3 की शिद्दत का हुआ तो हर कोई फ़िक्रमंद नज़र आने लगा। लेकिन समंदरी तूफ़ान की दर्जाबंदी या उसकी शिद्दत की पैमाइश कैसे होती है? तो दुनिया भर में मुख्तलिफ समंदरी खित्तों में तूफ़ानों की पैमाइश के लिए जुदागाना दर्जाबंदी इख्तियार की जाती है। अगर हम बहर अरब की बात करें तो उसमें आने वाले समंदरी तूफ़ानों की दर्जाबंदी की बात करें तो ये 1 से लेकर 5 तक की कैटेगरी में तकसीम है। कैटेगरी 5 का समंदरी तूफ़ान सबसे ज़्यादा शिद्दत का हामिल होता है। इसमें हवा की रफ्तार होती है 120 नॉट या फिर 221 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो कैटेगरी 4 की अगर हम बात करें तो समंदरी तूफ़ान में हवा की रफ्तार होती है 90 से 119 नॉट या फिर 167 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। 220 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। और इसी तरीके से कैटेगरी 3 के तूफ़ान में हवा की रफ्तार 64 से 89 नॉट या फिर 118 किलोमीटर फ़ी घंटा या फिर 165 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है। कैटेगरी 2 का तूफ़ान में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 63 नॉट या 117 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। क्योंकि कैटेगरी 1 का समंदरी तूफ़ान 47 नॉट या फिर 88 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं का हामिल होता है। इन 5 कैटेगरीज़ के अलावा जो डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन की इस्तिलाहत भी इस्तेमाल होती हैं, तूफ़ान की इब्तदाई शक्ल को करार दी जा सकती हैं। डीप डिप्रेशन में जो हवा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार होती है वो 33 नॉट या फिर 62 किलोमीटर फ़ी घंटा, जबकि डिप्रेशन में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 27 नॉट या फिर 50 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। समंदर में बनने वाला जो कम दबाव है वो बल आखिर तबाहकुन समंदरी तूफ़ानों में बदल जाता है। अगर हम आज ये जो तूफ़ान की हम बात करें बिपॉर जॉय, तो इसकी जो मुमासलत है वो 1999 में आने वाले तूफ़ान से की जा रही है। वैसे तो कई तूफ़ान आए और कराची को छुए बगैर निकल गए। इसी तरह 2007 का एक तूफ़ान था जिसमें कुछ बारिशें हुई थीं और कुछ अफराद भी जाँ बहक हुए थे, लेकिन उसकी जो शिद्दत थी वो इतनी नहीं थी। जो तूफ़ान की शिद्दत बन रही है वो 1999 से मुमासलत रख रही है कि 1999 में ऐसा ही एक तूफ़ान जो है वो आया था और उसने सिंध और कराची में बहुत तबाही मचाई थी। हम दुआ भी कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये तूफ़ान इतनी तबाही नहीं मचाएगा, और हमारी सबकी ये दुआ भी है कि ये तूफ़ान यहाँ तक ना पहुँचने पाए। जो कि बताया भी जा रहा है कि शिद्दत थोड़ी कम हो गई है। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि कई लोग गिरफ्तार, हमने कल भी देखा कि कई मनचले मना करने के बावजूद साहिल समंदर पे पहुँचे और वहाँ पर नज़र भी आए। आज क्या सूरत हाल है? कई रास्ते बंद कर दिए गए, कई जगह से इनखला का अमल जो है वो कल रात से ही शुरू हो गया था। हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। राजा इमरान, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीवीओ पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए तो इस वक्त तेज़ लहरें और तेज़ हवा की वजह से यहाँ पर इंतहाई मौसम तो खुशगवार हो गया है। साथ साथ अगर बात की जाए तो दफ़ा 144 क्योंकि जो समंदरी तूफ़ान है उसके पेश नज़र लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार व दीगर जो अदारे हैं जिसमें DHA की विजिलेंस टीमें हैं वो उन्हें रोक रही हैं। कैमरामैन अगर दिखा सकें, आप देख सकते हैं इस वक्त जो समुद्री लहरें हैं उनमें तेज़ी ज़्यादा आ गई है। लेकिन इस हवाले से अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए, उनका कहना यह है समुद्री जो तूफ़ान था कराची से वो दूर होता जा रहा है, जबकि ठट्ठा के करीब होता जा रहा है, क्योंकि कराची में तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था ये जो समुद्री तूफ़ान जॉय था, लेकिन अब ये दूर होता जा रहा है। इसके साथ साथ अगर ठट्ठा की बात की जाए तो ठट्ठा में जो इस वक्त तक इतलात आ रही है 160 किलोमीटर जो है वो दूर है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीढ़ियों पर भी इस वक्त तेज़ लहरें जो हैं वो इस दीवार को, जो तकरीबन 12 से 15 फुट की दीवार है, इसको छूती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़ोरदार किस्म की जो लहरें हैं वो समुद्री लहरें आ रही हैं और तेज़ हवा भी चल रही है। यहाँ पर आवाज़ सुनने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये है कि इस वक्त अगर शहर भर की बात की जाए तो कमिश्नर कराची की जानब से भी अपील की गई। यहाँ पर जितने भी लोग आए, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर दौरा किया था, उन्होंने भी लोगों से अपील की, शहरियों से अपील की कि वो साहिल समंदर और समुद्री पट्टी के करीब ना आए, क्योंकि किसी भी हादसे से ताकि बचा जा सके।
लेकिन इस हवाले से क्योंकि हम देख रहे हैं, सुबह से हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कभी हल्की लोग आ भी रहे हैं, लोग फिर भी नहीं सुन रहे। गिरफ्तारियां भी कई अमल में लाई गई, दफ़ा 144 के मना किया हुआ है। राजा इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें सारे समंदर से सारी सूरत हाल बता रहे थे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइक्लोन के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, और खासकर बिल बोर्ड्स के हवाले से बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए थे। अब बिल बोर्ड्स, कुछ इतलात ये भी आई कि अभी भी कई इलाकों में बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जो किसी भी जाने नुकसान की वजह भी बन सकते हैं। तो बिल बोर्ड्स हटाने का काम कहाँ तक पहुँचा है सर? जी, बिल बोर्ड्स का हमने, आपको पता है कि 9 को ही हमने एडवाइस जारी कर दिया था, और परसों संडे को मैंने अपने ऑफिस में जो मीटिंग की उसमें सब स्टेक होल्डर्स को बुला के उनको हिदायत दी थी डिफरेंट जो भी ज़रूरी इक़दाम थे उस सिलसिले में, और इसमें एक बिल बोर्ड भी शामिल हैं। तो बिल बोर्ड का काम तो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चंद एक मकामात पे अभी तक कोई जो इतलात आ रही हैं उनको हम बताते जा रहे हैं डीसीज को कि डीएमसी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन उनको हटा दें। पैनल्स हटाए जा रहे हैं, कहीं पे अगर उनका स्ट्रक्चर वीक है तो उसको भी हटाया जा रहा है। आज सुबह जब सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हम सब विजिट पे थे, शहर के दौरे पर थे, और हम तो वहाँ पे हमने देखा कि किसी जगह पे इस तरह से था कि स्ट्रक्चर को भी इतना मजबूत नहीं था। तो हमने बताया डीएमसीज को कि अगर कहीं पे इस तरह की सिचुएशन है तो जानी नुकसान से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी रिमूव कर दिया जाए। तो बिल बोर्ड के हवाले से तो मैं मुतमईन हूँ। आपके तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शहरियों को अगर किसी जगह पे वो देखते हैं कि बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं या कोई और शिकायत है तो 1299 पर मेरे ऑफिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे बताएं, और हम मुतल्लिका लोग भेज के उनको ठीक करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1299 का नंबर भी आपने बता दिया, लेकिन पोल्स हमने देखा कि वहाँ पोल्स भी कई जगहों पर कमज़ोर हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कैसे ही बिजली का पोल था जो गिर गया, खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान या किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पोल्स के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कमज़ोर पोल्स हैं, और ये हमने नोटिफिकेशन भी देखा कल आपकी तरफ जारी हुआ कि जो समर कैंप्स हैं या तदरीसी अमल जहाँ जिन स्कूल्स में जारी है वो बंद कर दिए जाएँ, सेमिनार्स को मौक़ूफ़ किया गया है। तो इस हवाले से क्या हिदायत दी गई हैं? अगर कोई एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसको रीस्केड्यूल किया जाए। ये हिदायत यूनिवर्सिटीज़ को भी हैं, कॉलेजेस स्कूल्स को भी हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी हैं, और वो यकीन रीस्केड्यूल कर रहे होंगे। और ये इसलिए थी कि अब बारिश और जो तेज़ हवाएं वो ज़्यादा होंगी और रेनफॉल होगा, साइक्लोन का जो टकराएगा सिंध के जो वेस्टर्न पार्ट है और इंडियन गुजरात में, जिसके साथ कराची में 80 किलोमीटर की रफ्तार से विंड हो सकता है, और उसके अलावा तकरीबन 100 mm की बारिश हो सकती है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं। ये हतमी फिगर्स नहीं बता रहा, ये अंदाज़न है। तो हमें तैयार तो रहना है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो आपने जिस तरह से डिस्कस कर रही हैं, पूछ रही हैं, तो हम उसके लिए तैयार तो हैं। लोगों के साथ जो आपकी तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ वो ये है कि तावन करें हमारे साथ और उस जगह पे मत जाएं। अब जैसे सी व्यू पे मैं अभी शाम में गया था देखने के लिए, तो मैंने देखा कि इवन इफ वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, लोग आर्ग्यू कर रहे हैं पुलिस के साथ, और आगे जाके सारे समंदर तक जाके पहुंचे हुए। हालांकि अच्छी खासी लहरें हैं और तेज वहाँ पर जो खतरनाक है वहाँ पे होना। तो लोग खवातीन भी वहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे भी हैं। ये गैर ज़िम्मेदाराना अमल है और इस तरह से अवॉइड करना चाहिए, और लोगों को खुद ताउन करना चाहिए और वॉलंटरली इस पर अमल दरामद करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ताउन करना चाहिए। लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, इनकला के हवाले से सर इकबाल साहब क्या इतलात हैं? किस हद तक, अगर हम बात करें इब्राहिम हैदरी या फिर जो साले समंदर के पास इलाके हैं या DHA है, किस हद तक खाली करा लिया गया है और क्या इंतजाम किए गए इन लोगों के लिए? अच्छा, केटी बंदर के लिए तो कराची इंतजामिया वो नहीं है, हैदराबाद की इंतजामिया है, डिवीज़न हैदराबाद की। हमारे पास कराची में जो मरियर का इलाका है इब्राहिम हैदरी, वहाँ से इवैक्यूएशन हमने शुरू की हुई है। 15,000 तकरीबन लोग हैं
जो वहाँ से इवैक्यूएट होंगे, जिसके लिए हमने 18 रिलीफ कैंप बना दिए हैं मलीर में, और ओवरऑल कराची में हमने 46 बना है, ताकि जहाँ जहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप होती है और कहीं पर इवैक्यूएशन करनी पड़ रही है तो वहाँ पे हम लोगों को ठहराएं। इन रिलीफ कैंप्स में हमने खाने पीने के इंतजाम और हेल्थ फैसिलिटी, इसके अलावा वॉशरूम वगैरह वो सब चीज़ें हमने मुहैया की हुई। आपको याद होगा मानसून में भी हमने यही कैंप्स लगाए थे और पूरे कराची में जो IDPs थे उनके लिए हम उसी ही मॉडल को जो बड़ा सक्सेसफुल था उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, और हमारे साथ NGOs भी साथ हैं, सिविल सोसाइटी हमारे साथ है। तो हम इंशाल्लाह ये जो लोग हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है कराची में फ़िलहाल, तो 15,000 की तादाद है। इसके अलावा जो मखदूश कुछ इमारतें हैं, डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जो कुछ आइडेंटिफाई हुई हैं, उनको हम खाली करवा रहे हैं, और वो हमने कुछ खाली करवा दी हैं। मैं खुद भी शाम को कल मंगल के दिन विजिट करके आया हूँ, देख के आया हूँ आराम बाग के इलाका, और जो सदर है और दियारी, जहाँ पर इस पूरे साउथ ज़िले के अंदर 34 इमारतें हैं जहाँ पर हमने खाली करानी है। तो कुछ खाली हो चुकी थी और कुछ जो है वो खाली जो वो है अभी हमने करानी है। लोग वॉलंटियरली जा रहे हैं, उनके लिए भी हमने कैंप्स बना दिए हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ के तो ये कहते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी हम बिल्कुल ही जो है वो हमारी जो अमल दरामद है इस एडवाइस का कि खाली करानी है, उस पर मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब हमारे साथ थे, और वो बात कर रहे थे कि आप लोग ख़ुद ख्याल रखिए कि अगर आपको मना किया जा रहा है कि समंदर के करीब ना जाइए, वहाँ पर अभी ख़तरा है आपकी जान को, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप हुकूमत की और इंतज़ामिया की ना सिर्फ बात सुनें बल्कि उनकी हिदायत पर अमल भी करें। ख़ास तौर पर केटी बंदर की बात करूँ तो केटी बंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि तूफ़ान टकराएगा, केटी बंदर को नुकसान पहुँचाएगा, काफ़ी हद तक वहाँ पर इनकलाब भी लोगों का कल हुआ। अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि तूफ़ानी हवाओं में भी शिद्दत पैदा हो गई है। हमारे नुमाइंदी नज़ाकत शाह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। नज़ाकत, क्या सूरत हाल है ठट्टा केटी बंदर की? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली शहर केटी बंदर में। केटी बंदर को ज़्यादा जो है ना तूफ़ान का खतरा है। इस हवाले से जो समंदरी तूफ़ान के खतरे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो केटी बंदर शहर मुकम्मल जो है खाली कराया गया है। इस वक्त आपको बताया जो केटी बंदर के साहिल पर जो समंदर की लहरें ऊँची हो गई है, समंदर बिफर गया है, और जो केटी बंदर शहर के से जो प्रोटेक्शन वाल दिया गया था समंदरी लहरों से बचाने के लिए, उस पर शदीद दबाव हो गया है, और जो समुद्री जो प्रोटेक्शन वाल को नुकसान भी पहुंच रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से केटी बंदर शहर, जियो शहर और खारोशान शहर ये खाली कराया गया है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो अफराद को मुख्तलिफ जजीरों शहरों से निकाल कर जो नकल मकानी करा के महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ तहसीलों के जो मुख्तार हैं उनके दफातर में कंट्रोल रूम कायम करके इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। नज़ाकत शाह, बहुत शुक्रिया। बंदर की सूरत हाल से आप आगाह करे थे। अब हम ज़रा बदीन का रुख करते हैं नाज़रीन। वहाँ पर भी जो साहिली इलाके हैं उनका मौसम खासियत तक तब्दील हो गया है, और समंदरी तूफ़ान के जो असरात हैं वो वहाँ पर भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे राजा शकील वहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। राजा शकील, बारिशें यहाँ भी हुई हैं, हवाएँ तेज़ चल रही हैं, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, बाय पर जो है समंदरी तूफ़ान के असरात बदीन के शहरी और साहिली इलाकों में नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त बदीन के साहिली इलाके बेडवी, सीरानी, 0 पॉइंट, शेखानी गाड़ी, इन इलाकों के अंदर जो है कभी मूसलाधार कभी हल्की फुल्की बारिश तेज़ हवाओं के साथ जारी है। माहिगीरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया बदीन ने तहसील गुलारची के अंदर अब तक 5 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं, जिनमें उनका दावा है कि 6,000 माहिगीरों को मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा समंदर में की लहरों में तुगयानी आ चुकी है, समंदर की लहरें बिफर रही हैं, और समंदर जो बारिश का पानी है वो जो माहीगीर 0 पॉइंट का इलाका खाली कर चुके थे उनके घरों तक भी जो है समंदर का पानी पहुंचा है, और दीगर इलाके जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया का दावा है कि जो
मुतासिर होंगे इस समंदरी तूफान से, उनको भी खाली करवाया जाएगा। ये आप बदीन की सूरत हाल बता रहे थे, और कराची की अगर हम बात करें या फिर ठट्टा की या फिर दीगर शहरों की, तो वहाँ पर तूफ़ान अपना असर दिखा रहा है। कल का जो है वो दिन दिया गया है कि तूफ़ान टकराएगा, कहाँ कहाँ पर ये तबाही मचाता है ये तो कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन दुआ यही की जा सकती है और आप लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि जो कुछ कहा जा रहा है आपको हुकूमत की तरफ से उस पर अमल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और कल वैसे भी बड़ा अहम दिन है, कल मेयर का इंतखाब है। 2020 को ये कुर्सी खाली हुई थी मेयर की, और इंतखाबात बार बार मुलतवी होते रहे, तनाज़ात का शिकार रहे ये मामला, लेकिन अब बिल आखिर कल मेयर जो है वो चुन लिया जाएगा। कराची का मेयर कौन होगा, उसमें हमने देखा इख्तलाफात भी बड़े हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत हैं। जमात इस्लामी का ये कहना है कि जो मैंडेट है कराची का वो पीपल्स पार्टी चुरा रही है, लेकिन इसकी एक तारीख़ है, ये इल्ज़ामात की, ये तहफ़्फ़ुज़ात की और तनाज़ात की, खास मेयरशिप की अगर बात करें तो इसकी एक तारीख़ है, उस तारीख़ पर तैयार की है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पहले बल्दियाती इलेक्शन और अब कराची के मेयर का इंतखाब जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। मगर 3 सालों की तपस्या के बाद लगता है अब कराची के भाग खुलने को हैं। जरा नजर डालते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के बीच हाइल त्योहारों ने कराची की किस्मत पर किस तरह ताले लगाए रखे हैं। मेयर की कुर्सी अगस्त 2020 को खाली हो गई थी, लेकिन कभी अपनों की मफाद परस्ती और कभी मौसम की सख्तियों ने कराची की किस्मत पर ताले लगाए रखे और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होते रहे। दिसंबर 2021 को हुकूमत सिंध ने मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 24 जुलाई 2022 की तारीख दे दी। अब ये मौसम की शरारत कहें या किस्मत की खराबी, पहले 20 जुलाई और फिर 24 अगस्त को भी बल्दियाती इंतखाबात न हो सके। यूं कराची वालों की किस्मत को एक बार फिर इन टूटी फूटी सड़कों में रोल दिया गया और इलेक्शन के लिए 23 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान किया गया। लेकिन फिर सिंध हुकूमत ने अमनो अमा की सूरत हाल को बहाना बनाया और तीसरी मरतबा इंतखाबात मुलतवी हो गए। बिलाखिर 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 15 जनवरी की नई और हतमी तारीख का ऐलान कर दिया, जबकि MQM ने शायद पहली ही बार अपनी हार को तस्लीम करते हुए इंतखाबात से महज एक रोज कबल इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अब लगता है कि हाफिज नईम का मेयर कराची बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। मेयर के इंतखाबात के लिए जारी जंग में PTI की यू टर्न की खबरों में ये बाजी पलटती दिखाई दे रही है और अब इस नंबर गेम में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि कराची के मुकद्दर का सिकंदर कौन निकलेगा, कौन जीतेगा, कल मेयर कौन बनेगा। वैसे तो नज़र आ रहा है कि मुर्तज़ा वहाब बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी कल का जब इंतखाब होगा तो सूरत हाल और वाज़े होगी। आप जानते हैं कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं वो कानूनी जंग भी इस पर लड़ रहे हैं, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट वो चले गए हैं इस मामले को लेकर। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा साहिबा। शहला साहिबा बहुत शुक्रिया। कल इंतखाब है मेयर का, लेकिन पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है वो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी पे कि आप लोग कराची का मैंडेट चुराना चाहते हैं और इसके लिए अब वो अदालत भी चले गए हैं। आप लोगों ने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है सारी सूरत हाल में। आप लोगों का क्या इस पर मौक़िफ़ है? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का भी मैंडेट वाज़ेह है, उनका भी है। अब रह गई बीच में PTI। तो अब PTI जो है वो किसको वोट देती है, ये PTI का अपना मामला है। हम उनको जितवाने के लिए खुद उनके वोट तो नहीं डलवा सकते ना PTI को। PTI अपना क्या फैसला करती है, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्या फैसला करते, ये उनका मसला है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बात का रोना पीटना बन जाए। लेकिन शहला साहब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उनके लोगों को, यहाँ ना सिर्फ जो PTI के लोग हैं वो गिरफ्तार इसलिए किए जा रहे हैं कि बाद में उनका वोट आपको डले, यानी कि पीपल्स पार्टी को डले, और बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है। कई वीडियोज़ भी शेयर किए हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। जो गिरफ्तार हैं उनको पेश करना हमारी जिम्मेदारी है और हमने सारी उम्र हमेशा इस पे ही बात की है। तौर पे गायब है ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर जो गिरफ्तार हैं वो गवर्नमेंट उनको जरूर प्रोड्यूस करेगी। यानी कि आप इस इल्ज़ाम को अक्सर मुस्तरद करते हैं कि ये इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है कि अपनी तरफ कर रहे हैं आप PTI के लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने कभी ऐसे नहीं किया। माजी में रिकॉर्ड ये जमात इस्लामी का है। जब अब्दुल सत्तार अफगानी जो है वो जीते थे
तो हमारे 3 मेंबर ज्यादा थे, तो खानम गौहर एजाज, अब्दुल खालिक अल्लाहवाला और खालिक जुमा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको थाने में बिठा दिया गया था और इनको वोट डालने नहीं दिया था। इस तरह अब्दुल सत्तार अफगानी मेयर बनते थे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि लोग आए, अपना मैंडेट का अपने तौर पर इस्तेमाल करें अपनी हिसाब से। अच्छा, कल इंतखाब है और जिस तरह आप लोग बड़े पुरुम्मीद हैं कि आप के ही कैंडिडेट जो हैं वो मेयर का मुकाबला जीत जाएंगे, तो उसके बाद कराची के मसाइल का हल कैसे निकाला जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा और बाइख्तियार बनाने के लिए इदारों को खास तौर पे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब 2 मुल्क भी लड़ रहे हो ना और इलेक्शन अगर हो रहे हो और जितनी भी पार्टीज लड़ रही हो वो सब कहते हैं कि हम जीतेंगे, ये एक तरीक़ाकार होता है और हम भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। ये तो हो गई ये बात। बाकी इस वक्त कराची में जो तरक्याती हो रहे हैं जिस तरह से, और जिस तरह से हमने कराची को मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किया है, मैं नहीं समझती कि इससे पहले इतना काम कराची में हुआ है। हमारे पास इसका हल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए IMF के पास खड़ी है और इतने मुश्किल हालात हैं, आप देख रहे हैं कि वो किसी तरह मुतमईन नहीं हो रहे। लेकिन हमने जब में हमारे पास फ्लड आया और हमने देखा कि इतनी तबाही हुई, 21 लाख घर लोगों के तबाह हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक में $2 बिलियन दिए और हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने बहुत अच्छा जो है कोविड में काम किया और कराची के भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने हमें जो है कराची के लिए $803 अरब जी आज से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैला रज़ा साहब। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉलर की बेकदरी जारी है, रुपया तगड़ा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल डॉलर जो है उसको रिवर्स गियर लग रहा है और मलिक बोस्तान साहब खुद ये कह चुके हैं कि अब डॉलर मज़ीद नीचे जाएगा। क्या वाक़ईतन इस तरह की कोई सूरत हाल है और है तो उसकी क्या वजूहात हैं? इसी पर बात के साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब ही, जो कि चेयरमैन हैं फॉरेक्स एक्सचेंज के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी आपने कल कहा भी कि अब डॉलर ना खरीदें, डॉलर नीचे जाएगा, क्या वजह है, डॉलर क्यों जा रहा है नीचे? डॉलर ने जाने था, रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गया था और उसकी बुनियादी वजह थी कि डॉलर का रेट बढ़ने की। जो कमर्शियल बैंक थे वो एक्सचेंज कंपनी के अकाउंटों में जो डॉलर पड़े थे पब्लिक को देने के लिए वो फराहम नहीं कर रहे थे। तो मेरी कल गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब से बात हुई, मैंने उन्हें बताया कि ये पिछले 5 दिन से कमर्शियल बैंक डॉलर बिल्कुल नहीं दे रहे, जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है। अलग डॉलर इतनी डिमांड है नहीं, फिजिकली दस्तयाब ना होने की वजह से ये डिमांड है। तो उन्होंने कल बैंकों को सख्ती से हिदायत जारी की फ़ौरन दें। तो कल उन्होंने $5 मिलियन एक्सचेंज कंपनी जो अकाउंटों में पड़े थे वो रिलीज़ किए, मुल्क भर के हमने फ़रोख्त किए हमारे काउंटरों पे जो एक्सचेंज कंपनी के काउंटर हैं। उसके बाद डॉलर की जो डिमांड पूरी हुई, उसके बाद बेचने वालों का मतलब रश लग गया, ख़रीदने वाले बिल्कुल साइलेंट हो गए। तो अब दिन ब दिन डॉलर इसलिए कल भी 305 से कम होते होते आज अभी 394 पे आ गया और लगता है कि कल और भी कम होगा। और अल्लाह करे IMF की किस्त अगर मिल जाती है तो पाकिस्तान के $23 अरब और मजीद इजाफा हो जाएगा। तो पाकिस्तानी रुपया जो है 200 पहले टारगेट है इसका 285 और फिर 250 तक भी जा सकता है। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है पिछले हफ्ते की। बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो है, लेकिन आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं कि डॉलर जो है वो अगले 2 माह में या चले 4 माह की मैं बात करूं कहां तक जाएगा? हद क्या होगी कि रुक जाएगा? किस्त मिल जाती है जिसका लेवल वही 240-45 ही बनता है। किस्त की ना पिछले 6 महीने से 1.5 लाख है और वो रोजाना एक नया मुतालबा कर देते हैं, या ये करके जब हुकूमत एक मुतालबा करती है तो दूसरा मुतालबा पेश कर देते हैं। तो यही वजह है IMF को प्रोग्राम अभी उन्होंने सारे मेरे ख्याल 170 अरब के, फिर आपने देखा बजट में ज़िमनी बजट पेश किया। अब उनके कहने पे जो है रेट था इंटर बैंक का और फ्री मार्केट का वो नैरो कर दिया। उनके कहने पे 2 समारोह से $6 अरब की गारंटियां भी दिला दी। अब तो कोई ऐसा शर्त रही नहीं कि जो। बस आखिर में सर मुझे बता दें, थोड़ी वक्त की कमी है मलिक साहब, वो डॉलर में जो लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे होते हैं और करते भी हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे?
उनको मैं कहता हूँ देखो पाकिस्तानी रुपए को अगर खुद नहीं कदर करेंगे तो दुनिया हमारी क्या कदर करेगी। फिर हम दुनिया पे गिला करते हैं कि पाकिस्तानी की कदर नहीं है। कदर तो हम खुद खो रहे हैं, रुपए की कदर खोएंगे तो अपना भी कदर खोएंगे, पाकिस्तान की मैशियत भी गिरेगी। तो बेहतर ये कि अपने रुपए को कदर दें और आप रुपया जो है उसको मजबूत करें। हम सब ने मिलकर मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ। अब ज़रा बात कर लेते हैं हरीम शाह की, जो कि हमेशा खबरों की ज़ीनत बनी रहती हैं, कभी किसी तनाज़े की वजह से, कभी किसी स्कैंडल की वजह से। इस बार उनकी कुछ वीडियोज़ वायरल हुई और उन नाजेबा वीडियोज़ के पीछे उन्होंने कहा कि उनकी अपनी ही दोस्त संदल खटक का हाथ है, जिस पर उनको गिरफ्तार भी किया गया और उनकी ज़मानत भी मनसूख हुई। हरीम शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। हरीम, आपने ये कहा और इल्ज़ाम लगाया कि संदल खटक ने आपकी नाजेबा वीडियोस जो हैं वो लीक की, हालांकि वो मुस्तकिल ये इनकार करती रही कि आप उनको बल्कि ब्लैकमेल कर रही हैं इन वीडियोस के ज़रिए। ये वीडियोस की जिस पर आपने कहा भी उनकी ज़मानत मनसूख हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो तो इस पर इनकार कर रही हैं। लेकिन जो मुल्ज़िम होते हैं वो तो यही कहते हैं, ये उच्छेद करने जो है तो वो करते हैं। और अगर अदालत में जज ने उसकी बेल कैंसिल की तो कुछ देख के की है। मेरे पास इनफ प्रूफ है। संदल के अलावा ये घटिया हरकत ना तो कोई कर सकते और ना किसी और ने की है, सिर्फ और सिर्फ संदल खटक ने की है, और जिसका नतीजा आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। तो बाकी मैं क्या कह सकती हूँ। तो संदल अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, वो तो यही कहेगी। तो आपकी इतनी दोस्ती थी उनसे कि आपके फ़ोन तक की रसाई थी उनको? मैंने उन पर ट्रस्ट किया हुआ था और मेरी हर चीज़ तक उनकी पहुंच थी, क्योंकि वो रहती मेरे पास थी। तो क्या होता, 3, 4, 5 साल तो मेरे साथ मेरे घर पे रही है, तो हर चीज़ तक उसकी रसाई थी। मेरी करीबी दोस्त थी। कितने सालों की थी ये दोस्ती जो उन्होंने आपकी वीडियोस भी लीक कर दी? बस ये पुरानी दोस्ती थी हमारी, ये 5, 6, 7 साल की दोस्ती थी। 5, 6 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसका आप ये कहती हैं कि उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। वैसे आपको ऐसा लगता है हरीम के इस तरह की वीडियोस जो हैं अपने मोबाइल में रखनी चाहिए कि वो लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करें फिर बाद में? लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मेरी तरफ से सारे लोगों को मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना, या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ कभी भी कोई भी गलत करेगा तो वो इबरतनाक अंजाम ही पाएगा, और हमेशा उसके साथ ऐसा ही होगा जैसा संदल के साथ हुआ है। दैट्स इट। बाकी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मेरी लाइफ है। मैं वीडियोस बनाऊँ या ना बनाऊँ, मेरा पर्सनल फेल है। मैं 1000 दफ़ा बनाऊंगी, लेकिन किसी को कोई राइट नहीं है कि मेरी वीडियोस जो है तो वो लोगों तक कन्वे करे या मेरी वीडियोस के साथ इस तरह किया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। हरीम शाह तो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लेगी, लेकिन हरीम हमेशा खबरों की जीनत बनी रहती हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और वाकई उनकी बात, उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है, तो डेफिनेटली सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।